Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हम अपनी इस अगली कड़ी में जोड़ते हैं अपने उसी स्वरों के वर्गीकरण को जो हम पढ़ चुके थे जाति के आधार पर। उसको शुरू करने से पहले मैं अपने दो शब्दों के माध्यम से आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा। देखिए, सुनिएगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं हम अब अपना आज का सेशन, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण की कहानी जो पहुंची है वो अपने कहां तक आ चुकी है भाई? अपना जाति के आधार तक तो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे और दूसरा, अगला जो अपना वर्गीकरण है, हेडिंग डाल लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं होठों की या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ या कहना चाहिए अपना होठों या ओठों के आधार पर। ठीक है भाई, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ओष्ठ या होठों या ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इस आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना, उसी की हम चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए सामने। ठीक है, चलिए। तो अगर आपका होठ आ जाए, ओष्ठ आ जाए, कोई भी आ जाए, है ना, तो इस आधार पर आपका जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। अब इसमें जो दो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं व्रतमुखी स्वर। कौन से होते हैं? व्रतमुखी स्वर होते हैं। नंबर दूसरा कौन से होते हैं? तो नंबर दूसरा होते हैं अव्रतमुखी स्वर होते हैं। अव्रतमुखी स्वर होते हैं। ठीक है, तो होठों के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं। नंबर एक होता है व्रतमुखी स्वर होते हैं, नंबर दो अव्रतमुखी स्वर होते हैं। छोटी सी बात को समझ लो यारो। ठीक है, व्रतमुखी स्वर की परिभाषा क्या बनेगी? व्रत सब जानते हैं, व्रत कैसा होता है अभी? गोल, है ना, अंडाकार जैसे कि आकृति हो सकती है, आकृति गोलाकार जो भी हो। तो हम ये कह लेंगे भी, अगर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति अगर गोल हो जाती है, या कह सकते हैं व्रत के समान उसकी होठों की आकृति हो जाती है, तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, अब व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं? तो सीधा सा हमें क्या करना भी, अपना कोड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोड पढ़ना भी। हमें तो बस कोड से पढ़ना। बाकी हम इस दुनियादारी के चक्कर में फंसने वाले नहीं कि कभी ये बताएंगे तो कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। इस तरीके के हमें चक्कर में फंसना नहीं है भाई। व्रतमुखी का कोड होता है आपका 5690। क्या कोड होता है आपका? 5690 कोड होता है। और जैसी 5690 कोड आपको दिखाई देगा, आप इनमें से 5 और 6 को उठा कर रख लो, 9 पर और 0 पर आने वाले उठाकर रख लो। संख्या पूछेगा तो आप बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से बोलूंगा भी कौन कौन से स्वर होते हैं जरा बताइए तो हमें जरा, तो 5 और 6 पे आने वाले, तो 5 पे ये वाला ऊ है, 6 पे ये वाला ऊ है, तो अपना कह सकते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएंगे, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए मैं साफ कर देता हूं। तो ये आ गए, है ना, दो तो ये आ गए। अब 9 और 0 पे देख लो, तो 9 पे कौन आएगा भाई अपना? तो 9 पे आएगा अपना ये, और 0 पे आएगा अपना ये, और भाई इसके साथ कौन आएगा? सॉरी, ये। तो ये होते हैं। संख्या देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 जहां आएगा संख्या वहां पर 1 बढ़ेगी। ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 0 पर 2 स्वर हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5। बोलो ये बात किस किस की समझ में नहीं आई? आ गई ना सबकी समझ में? चलिए, तो ये बात अगर सबकी समझ में आ गई है
तो नंबर दूसरी वाली बात भी आपको समझ में आ जाएगी। जो व्रतमुखी नहीं है तो वो कैसे होंगे भाई, वो अव्रतमुखी स्वर होंगे। तो हम इसी में अपना एडजस्ट कर देते हैं ना, इसी में हम क्या लगा देते हैं भाई, ए उपसर्ग लगा देते हैं और यही बन गया अपना अव्रतमुखी। उसी का विपरीत बन गया नहीं, तो ए उपसर्ग जो है वो शब्दों को विपरीत बनाने के लिए काम में आता है, शब्दों को विपरीत बनाने के लिए काम में आता है। अभी हम कह रहे थे जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति जो है व्रत के समान हो जाए। अब यहां पर मना कर देंगे कि भी होठों की आकृति व्रत के समान नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें बोलेंगे अव्रतमुखी स्वर। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, अव्रतमुखी स्वर बोलेंगे। अब इनकी बात आती भी, इनका कोड बताइए। तो इनका कोड चाहे तो पढ़ो या मत पढ़ो, अगर तुमने इससे पहला वाला कोड याद कर लिया तो इसकी जरूरत ही क्या बची, है ना। लेकिन आप फिर भी याद करिए, इसका कोड होगा 12 34 78। इसका कोड होगा 12 34 78। ठीक है भाई, तो इसके कोड को आपको ध्यान में रखना है। इसका कोड होगा 12 34 78। 12 34 78 में अगर हम स्वर को देखें भी, कौन कौन से अपने स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, 1 2 3 4 तो लगातार हो गए, 1 2 3 4 लगातार हो गए, तो हम कह सकते हैं ए, उसके बाद में आएगा आ, उसके बाद में आएगी ई, उसके बाद में बड़ी ई। ये तो हो गए लगातार अपने यहां से। 7 और 8 पे कौन आ गया भैया, छोटा ए और अपना बड़ा ए। इसको वैसे ए बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा संख्या, तो जरा बताओ संख्या क्या होगी। तो संख्या बताओ जरा, कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो संख्या कितनी होगी, 6। बहुत ही इजी है, आपको कोड याद करना है, बाकी रटना नहीं है कि संख्या कितनी होती है, कौन कौन सा होता है, हमें तो याद नहीं है। एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसे अपना देख रहे हैं कि भाई ये है कि ये है, ये है कि ये है, इस तरीके से, तो हमें वो रटना नहीं, बिल्कुल भी एकदम एग्जैक्ट है, कहीं से भी आप डेटा चेक करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपना अगला वर्गीकरण के आधार पर, और अगला जो स्वरों का वर्गीकरण है वो है भैया मुख विवर या मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर। ठीक है भाई, क्या है अगला वर्गीकरण, तो अगला वर्गीकरण है मुख विवर। ठीक है ना, मुख विवर, मुख विवर या मुख के खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख विवर या मुख के खुलने के आधार पर अब हम स्वर को देखते हैं कि भाई किन स्वर के उच्चारण में आधा मुख खुलता है, किन स्वर के उच्चारण में पूरा मुख खुलता है, और इसी प्रकार से हम इसमें बांट देंगे, है ना। तो मुख विवर या मुख के खुलने के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण करें तो वो कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार के स्वर अपने होते हैं। एक एक मैं नाम लिखूंगा, एक एक की हम चर्चा कर लेते हैं ना। जैसे कि भी सबसे पहले जो इसमें आता है तो वो आता है आपका कौन सा भैया, विव्रत स्वर आता है, विव्रत स्वर। ठीक है ना, विव्रत स्वर आता है। ठीक, नंबर 1 विव्रत स्वर। देखो परिभाषा क्या होगी, विव्रत का शाब्दिक अर्थ होता है खुला। विव्रत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुला। तो कहेंगे इसमें परिभाषा सीधी बनेगी कि भी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग लगभग पूरा खुल जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विव्रत स्वर कहते हैं। ठीक है ना, विव्रत का शाब्दिक अर्थ क्या बता दिया मैंने कि विव्रत का शाब्दिक अर्थ होता है खुला। तो जिनके उच्चारण में मुख लगभग पूरा खुल जाता है तो उन्हें हम कहते हैं विव्रत स्वर। हम तो केवल कोड पढ़ेंगे, हम तो केवल क्या पढ़ेंगे, कोड याद करना हमें, है ना। और एक कोड याद करना, देखो कोड का भी मैं आपको फायदा बताऊंगा क्या है। आप सोच रहे होंगे भी कोड कोड रटवा रहे, रटना नहीं है, आपको देखना भी कितना बड़ा फायदा मिलेगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इसका कोड होगा 2, और 2 कोड पे जो आने वाला अपना स्वर होगा वो कौन सा होगा, होगा आ। अगर हम बोलेंगे भैया आ, तो आ बोलते समय अपना मुंह पूरा खुल जाता है, आ, इस तरीके से। बात आती संख्या, बता दीजिए भाई कितने होते हैं अपने ये। तो संख्या बताने में क्या जा रही है भाई, बताओ। नंबर 1 ही तो आया, तो संख्या कितनी होगी, 1। तो विव्रत स्वर कितने होते हैं, 1 होते हैं। कहानी खत्म हुई किसकी भाई, विव्रत की। आगे पढ़ते भैया नंबर 2। आगे नंबर 2 आ गया भैया कौन सा अपना, अर्ध विव्रत। नंबर 2 कौन सा आ गया, अर्ध विव्रत।
अर्धविभ्रत स्वर। ठीक, अर्धविभ्रत स्वर आ गया भाई। अब देखो इसमें एक ही तो शब्द जुड़ा, अर्ध। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। और विभ्रत का मतलब क्या होता है? खुला। मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात कि भी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख लगभग आधा खुलता है, मुख लगभग आधा खुलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धविभ्रत स्वर कहते हैं। इसका जो कोड होता है, इसका जो कोड होता है, तो इसका कोड होता है 108। रटना नहीं है। अगर आदमी आधा खुल जाएगा तो भाई किसको कॉल करेगा? 108 को कॉल करेगा कि नहीं करेगा? कि भाई साहब आ जाओ, उठा के ले जाओ, यहां पड़ा हूं ऐसा और वैसा। तो इसलिए इसको ध्यान दे लेंगे। तो ये जो 108 कोड है वो आधा खुला मतलब अर्धविभ्रत का है। अगर हम यहां पर स्वर दर्शाने की कोशिश करेंगे तो मुझे तो लगता नहीं कि भैया आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो पहले पे कौन आ रहा होगा भाई? ए। जीरो पे कौन आ रहे होंगे भाई? दोनों अपने ये आ रहे होंगे ना। उसके बाद अगर देखें तो 8 पे कौन आ रहा होगा भैया? ये आ रहा होगा। ठीक, संख्या मैंने आपको बता दिया कि भाई जहां 0 होगा वहां 1 इंक्रीज होगी, 1 2 3, 1 जोड़ देंगे तो कितनी होगी? 4। तो अर्धविभ्रत स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहां पर एक थोड़ा सा लॉजिक छिपा हुआ है जो आपको पूरी किताबों में नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना जहां से भी आप ढूंढना चाहो। क्या है वो? अभी आपको मैं बताऊंगा अर्ध समृत स्वर बताऊंगा। अर्ध समृत स्वर, अब इसका मतलब है आधा खुला, और अर्ध समृत का मतलब है आधा बंद। अब आप ये बताओ, आधा बंद या आधा खुला में कोई अंतर है? नहीं है ना। लेकिन यहां पर आपको मैं अंतर बताता हूं। क्या अंतर है देखो, आज आपको पता चलेगा। तो नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अभी वो अंतर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी बस रुके थोड़ा सा। अब जो नंबर 3 आता है तो वो आता है आपका समृत स्वर। ठीक है भाई, नंबर 3 कौन सा आ गया आपका? समृत स्वर आ गया। समृत स्वर आ गया देखो, है ना। अब समृत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बंद से होता है। समृत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किससे होता है भाई? बंद से होता है। ठीक, समृत का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया भाई? बंद। ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, बंद। तो कह सकते हैं भी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, क्या ये परिभाषा सही होगी? अगर मुख बंद होगा तो भाई कैसे बोलोगे? भाई मुख तो खोलना पड़ेगा नहीं बोलने के लिए। तो वो मुख बंद नहीं रहता, मुख लगभग बंद सा, मुख लगभग बंद सा रहता है। तो उन्हें हम कहते हैं क्या भाई? समृत स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? समृत स्वर कहते हैं। अगर हम बात करें भाई इसके कोड की, किसकी बात करें भाई? इसके कोड की, कि भाई समृत स्वर का कोड क्या होता है। ठीक है भाई, समृत स्वर का कोड क्या होता है? तो देखो इसका कोड होता है भैया 5690। सॉरी, 5690 नहीं होगा, इसका कोड होगा 3456। इसका कोड होगा 3456। ठीक है ना, 3456 होगा ना। तो समृत स्वर कौन कौन से होंगे? तो वो आएंगे अपने 3456 पर आएंगे, 3456। अब अगर हम देखें भी कौन कौन से होंगे जरा ये बता दो। तो भाई आप मेरा इंतजार करेंगे? नहीं कर रहे होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, इन कोड के बारे में सब कुछ पता होगा, तो नहीं इंतजार कर रहे होंगे। 3 4 5 6 लगातार है। 3 4 5 6 पे आने वाले स्वर लिख दो, कहानी खत्म। भाई ई है और ई है, ऊ है और अपना ऊ है। ये कैसे स्वर है भाई? अपने ये अपने समृत स्वर हैं, है ना। अगर कोई पूछना चाहेगा भैया संख्या कितनी है, तो बताओ आप संख्या नहीं बता सकते जरा? 1 2 3 4, तो संख्या कितनी है अभी इनकी? 4, कहानी खत्म। रटना नहीं है। अगर आप रटोगे कि संख्या 4 होती है, स्वर ई ऊ होते हैं, तो भाई इन जैसी कंडीशन आपने देखी होगी, कहीं पर ई आई उसके साथ में ए आया है, कहीं कुछ आया, कहीं कुछ आया। कहां तक याद करोगे भाई? कहां तक रटोगे? तो इसलिए क्या है, कोड का माध्यम ऐसा है, पूरी यूट्यूब छान लेना अगर आपको मिल जाए तो ये चीजें, है ना। तो ये 3 प्रकार आपके बिल्कुल क्या हो गए भैया? क्लियर हो गए। उसके बाद आती है बात आगे, बात आती है नंबर 4 पे, बात आती है नंबर 4 पे। और नंबर 4 है अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर। अब अर्ध का मतलब क्या हो गया भाई? आधा, और समृत का मतलब क्या हो गया भाई? खुला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग आधा खुला सा रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध समृत स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई?
अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। आधा खुला, ठीक है भाई, सॉरी आधा खुला नहीं, परिभाषा में अगर खुला आया हो तो आधा बंद करेंगे, है ना, आधा बंद, ठीक है भाई। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग आधा बंद सा रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धसंवृत कहते हैं। ठीक, अब भाई आपको बताना है कि आधा खुला और आधा बंद में क्या अंतर है, इसलिए मैं इसका कोड लिख देता हूं। इसका जो कोड होता है वो 79 होता है। अगर आप इस पे स्वर दर्शाने की कोशिश करेंगे 7 और 9 पे आने वाले, तो 7 और 9 पे आने वाले एक ये है और एक अपना ये है, ठीक है भाई। संख्या अगर आप इसकी लिखने की कोशिश करेंगे तो मुझे तो लगता नहीं आप ना लिख पाओ, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। संख्या होती है 2। भाई यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आधा मतलब कि अर्धसंवृत और अपना जो अर्धविवृत है इसमें क्या अंतर है, अर्धसंवृत और अर्धविवृत में क्या अंतर है। अर्धविवृत स्वर, इसका अर्थ जैसा भी आप जानते हैं आधा बंद होता है और इसका मतलब होता है आधा खुला। भाई आधा बंद आधा खुला में मुझे तो लगता नहीं कोई अंतर हो, लेकिन समझिए भाषा विज्ञानियों ने अगर ये बात दी है तो जरूर इसमें अंतर है, ठीक है ना। तो बल्कि इनको दोनों के एक मानते तो फिर 4 प्रकार होते। अंतर ये है, अगर आप किसी भरे हुए गिलास में अगर उसका आधा पानी बिखेर दें तो वो आधा गिलास भरा है और आधा गिलास क्या है, खाली है। आधा गिलास भरा है और आधा गिलास क्या है भाई, वो खाली है। अगर मैं ये मान लेते हैं कि ये गिलास है, ये क्या भाई, कोई अपने पास एक छोटा सा इस तरीके से कोई गिलास है, उसमें ये पानी भरा हुआ है, उसमें पानी आधा पानी भरा हुआ है। अब क्या है, मैंने इस गिलास को पहले क्या है आधा बंद किया। अब आधा बंद जैसे ही करूंगा तो आधा खुला भी होगा भाई, लेकिन इस बात को समझिए, मैंने इस गिलास को आधा इधर से बंद कर दिया, आधा क्या है भाई बंद, और आधा बंद वाली स्थिति किसकी है भाई, अर्धसंवृत की। अब मैं इस गिलास को इस तरीके से अगर उल्टा करूंगा तो पहले जो पानी है वो बंद भाग से टकराएगा, उसके बाद इसके ऊपर से फ्लो होगा, इसके ऊपर से वो पानी बहेगा जब इससे ऊपर होगा तब, ठीक है। हाँ भाई, तो बताओ ये बात समझ में आई कि भाई अगर हम इस गिलास को इधर साइड से घुमाएंगे तो पानी जो है इस बंद भाग से टकराएगा, टकराने के बाद में बाहर निकलेगा, तो वो स्थिति किसकी होगी, अपने अर्धसंवृत की स्थिति होगी। जब इसे हम दूसरी स्थिति में घुमाएंगे तो पानी बिना टकराए अर्धसंवृत स्वर से क्या होगा भैया, वो बाहर निकल जाएगा, मतलब जो ये स्वर होंगे वो बिना टकराए निकल जाएंगे, यहाँ पे पानी जो है वो बिना टकराए बाहर निकलेगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए क्या होता है, ये जो अपने अर्धसंवृत स्वर होते हैं, जो अपने अर्धसंवृत स्वर होते हैं, तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं अर्धसंवृत वाले स्वर का, तो जब फेफड़ों से वायु आती है तो फेफड़ों से वायु आकर वो मुख से होते हुए जब जाती है तो पहले वो मुख के बंद वाले भाग से टकराती है। अर्धसंवृत की स्थिति में वो मुख के बंद वाले भाग से टकराती है और टकराने के बाद जो मुख का खुला हुआ भाग है वो उससे बाहर जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अर्धसंवृत की स्थिति में स्वरों में जो वायु जब निकल के आती तो उसमें टकराव देखने को मिलता है, ठीक। दूसरी स्थिति में क्या है भाई, यहाँ पर पानी जो है बिना टकराए निकल जाएगा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो पानी इस वाले भाग से टच करेगा ही नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो यहाँ पर वायु क्या होगा भाई, टकराव इसमें नहीं होगा, इसमें टकराव नहीं होगा, तो पानी आएगा और निकल जाएगा। ऐसे ही अपने क्या होंगे भाई, वायु जब आएगी फेफड़ों से तो जो मुख का भाग खुला होगा उसी से वो बाहर निकल जाएगी। तो ये इन दोनों में अंतर है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार जितना भी जब तक समझ में आए तब तक देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हुआ यहां तक। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, इसी में है स्वरों के वर्गीकरण में ही है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो अगला हेडिंग है, मतलब वो भी अगला वर्गीकरण है घोष के आधार पर, घोष के आधार पर, ठीक है ना। अब हम अपना जो वर्गीकरण करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, वो घोष के आधार पर करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए,
अगर हम देखें भी कि घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो घोष का शाब्दिक अर्थ होता है कंपन। क्या होता है? कंपन होता है। या हम कह सकते हैं इसका अर्थ जो होता है अनुनाद होता है। क्या होता है? अनुनाद होता है। या कह सकते हैं इसका जो अर्थ होता है वो नाद होता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि घोष का शाब्दिक अर्थ कंपन, अनुनाद या नाद होता है। और घोष उसे कहते हैं जो उच्चारण करते समय जब अपनी स्वर तंत्री होती है, इसमें जो कंपन होता है, स्वर तंत्री में जो कंपन होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? भी घोष कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है भी घोष के आधार पर, उस कंपन होने या न होने के आधार पर जो अपने स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। तो अधिकतर आप क्या एकदम से लगाएंगे भाई? 2 लगा देंगे, लेकिन आपका ये आंसर क्या होगा भाई? गलत होगा, क्योंकि यहां पर हम स्वरों की बात कर रहे हैं, ना कि व्यंजनों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक, तो हम जो यहां पर बात कर रहे हैं वो स्वरों की बात कर रहे हैं, ना कि व्यंजनों की बात कर रहे हैं। अगर व्यंजनों की बात कर रहे होते तो घोष के आधार पर व्यंजन तो होते हैं 2 प्रकार के, लेकिन स्वर केवल होते हैं 1 प्रकार के। स्वर केवल क्या होते हैं भाई? 1 प्रकार के। हम कह सकते हैं भी जो अपनी सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं भाई? सघोष होते हैं। और सघोष को ही हम क्या कहते हैं भैया? घोष कहते हैं। ठीक है भाई ना, होते हैं। बोले यहां तक बात समझ में भाई? सभी स्वर क्या होते हैं भाई? सघोष होते हैं। कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। क्वेश्चन आएगा भी निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अगर स्वरों में से दे रखा है तो वो अपना आंसर नहीं होगा। तो हमें बस यहां तक की बात को समझना था कि घोष के आधार पर क्या होता है। बोले यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, एक और छोटी सी बात समझ लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है, वो भी इसी वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। अगला वर्गीकरण इसमें जो आता है वो अपना आता है प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर, अब हमें किस आधार पर पढ़ना अभी? प्राणत्व। देखो ये केवल बेसिक चीजें हैं, इनमें कोड की कोई जरूरत नहीं है। कोड वाली चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना, यहां पर कोड की नहीं है। सभी स्वर सघोष है, एक छोटी सी बात है। अब बात आती है प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो पहले हम जानते हैं प्राणत्व क्या होता है। प्राणत्व होता क्या? तो ये जो प्राणत्व है ये इसमें अपने 2 शब्द हैं। एक तो है अपना भी प्राण और दूसरा है इसमें भैया ये तत्व। ठीक है ना, एक प्राण है और दूसरा क्या भी ये तत्व। तो हम ये कह सकते हैं भी प्राण होता है मतलब वायु। प्राण का जो अर्थ होता है वो हवा मतलब वायु से होता है। ठीक, तो इसका जो परिभाषा बनेगी मैंने आपको बता दी भाई, जो वायु हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जो आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं भी? प्राण कहते हैं। और उस सांस के आने और जाने पे ही तो अपने क्या भी प्राण टिके हुए हैं। वायु सांस आ रही है तभी तो हम क्या है भी अपने प्राण क्या भी जीवित हैं। तो अगर क्वेश्चन आता भी प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो यहां आपका आंसर क्या होगा भैया? 2 होगा। 2 ही आपके क्या होते हैं? व्यंजन। अगर पूछेगा भी प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। और स्वरों की जो संख्या होती है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझ लिए। देखिए कि ये कुछ किताबों में क्या है, तुम्हें केवल प्राणत्व के आधार पर पहली बार तो मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा तो सबको उसने क्या माना है? अल्प प्राण माना है। लेकिन एक छोटा सा हम समझेंगे, देखो क्या है। ये 2 प्रकार होते हैं। एक इसमें होता है अल्प प्राण और एक इसमें होता है महाप्राण। एक अल्प प्राण होता है, एक क्या होता है? महाप्राण। कह सकते हैं भी अल्प प्राण स्वर और महाप्राण स्वर की बात हम यहां पर करेंगे। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब वायु। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण स्वर कहते हैं। और महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण स्वर कहते हैं। कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे कि भी स्वरों में भी अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं क्या, उन्होंने व्यंजनों में पहली बार सुना होगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें होती हैं। मैं आपको ये जो टॉपिक है ये क्या जो आपकी पूरी हिंदी का टॉपिक है पूरा ऐसे ही पढ़ाऊंगा इसी तरीके से। तो देखो अधिकतर जो सभी स्वर होते हैं वैसे वो अल्पप्राण होते हैं, लेकिन मैं सभी स्वर आपको नहीं बताऊंगा, है ना। अभी अगर हम देखें तो कुल स्वर कितने होते हैं, अभी हम बात करते हैं कि भी कुल स्वर कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। इससे पहली वीडियो में हमने इन पे बात की थी, सबसे इसमें जब वर्णमाला हमने शुरू की थी
तो आपको पता है भी कुल स्वरों की जो संख्या मैंने आपको बताई थी कि कुल स्वर होते हैं जी 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। और ये जो 13 स्वर होते हैं, अगर हम इसे प्राणत्व के आधार पर अगर देखें तो हम कितने भागों में बांटेंगे? इन 13 स्वरों को 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? एक तो हम इसे बांट देंगे अपना देखिए अल्पप्राण में, और एक बांट देंगे हम इसे महाप्राण में। अगर हम इस स्वर को अगर देखें, केवल एक को अगर हम देखें भी 12 ये जो स्वर है, 12 स्वर ये अपने अल्प प्राण में आते हैं। ये 12 स्वर अल्प प्राण में आते हैं। आप कहेंगे कौन से? अभी आप बता दोगे अपना आप कौन से? एक अपना जो स्वर है वो अपना किस में आता है? महाप्राण में आता है। एक किस में आता है? ये महाप्राण में आता है। और कुल स्वर कितने हो गए भी? 13। तो 12 ये है अल्प प्राण और ये एक है महाप्राण। अगर तुम्हें मैं महाप्राण बता दूं तो अल्प प्राण तो अपने आप निकाल लोगे भाई। महाप्राण का अगर पता चल गया ये महाप्राण कौन सा वाला है, तो बाकी बचे सारे क्या होंगे भी? अल्पप्राण होंगे, नहीं होंगे? तो वो जो महाप्राण है उसकी आप बात कर लो, वो कौन सा भैया? तो महाप्राण जो स्वर है वो है अपना यहां पर ये वाला, ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? विसर्ग बोलते हैं। तो ये जो विसर्ग है तो ये महाप्राण है। अब ये अल्पप्राण मत समझ लेना। क्यों है महाप्राण में, ये भी आपको बता देता हूं। अधिकतर किताबों में अगर कहीं आपको मिला, अगर आपने किताबें ढूंढी ढांडी तो वैसे मिलेगा ना, लेकिन अगर मिला तो सभी 13 के 13 स्वरों को वो क्या दे देगा? सभी 13 के 13 स्वरों को अल्पप्राण दे देगा। लेकिन महाप्राण क्यों है ये बात आप जानो। अगर आपको पता हो ये जो विसर्ग है तो इसका जो साउंड होता है वो कैसा होता है भी? इसका जो साउंड होता है वो है के समान होता है। जैसे कि हमने कोई शब्द लिखा, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर शब्द लिखा, यहां पर ये मैंने शब्द लिखा, तो इसको क्या पढ़ोगे भी? अतः पढ़ोगे, अतः। अगर इसे आप अतः पढ़ोगे तो इसमें साउंड किसका है? लास्ट में है का। और ये जो अपना है होता है ये क्या होता है? महाप्राण होता है। ये है क्या होता है? महाप्राण। तो है के साउंड होने की वजह से ये जो अपना विसर्ग होता है ये महाप्राण में काउंट होता है, और बाकी बचे जो ये स्वर हो गए, जो इस विसर्ग को छोड़कर जो बाकी सभी स्वर हो गए, वो सारे स्वर क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए यहां तक आज इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अपनी इससे अगली वीडियो में। तब तक आप इन सारी वीडियो को क्लियर कर लीजिएगा और इससे आगे मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो है भाई हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना से ज्यादा शेयर हो सके इतना आपको करना है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।